हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत करती हूं। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का नवा पाठ। जी हां, हम कर चुके हैं पूरे 8 चैप्टर्स, 8 पाठ, और मैं आशा करती हूं कि आप सभी ने वीडियोस देख लिए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, नवे पाठ का नाम है एक दीक्षांत भाषण। लिखा है प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने। आइए इस वीडियो में मेरे साथ रहिए शुरू से लेकर अंत तक और जानिए सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी के जीवन के बारे में और उसके बाद उनकी इस विशेष रचना के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीवन परिचय की ओर। नाम हरिशंकर परसाई। जन्म 22 अगस्त सन 1924 और निधन 10 अगस्त सन 1995। जन्म स्थान गांव जमानी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ, होशंगाबाद जिले में। शिक्षा एमए हिंदी, नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर। डिप्लोमा इन टीचिंग, स्पेंस ट्रेनिंग कॉलेज जबलपुर से शिक्षक के रूप में 2 वर्षों का प्रशिक्षण। वृत्ति खंडवा में अध्यापन। मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में सन 1943 से 1952 तक अध्यापन। सन 1953 से सन 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन। सन 1957 से स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन की तरफ सन 1957 से आपका रुझान हुआ, ठीक है। उसके साथ ही संपादन भी किया। सन 1956 से 1959 तक जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन। सम्मान साहित्यिक अवदान के लिए जबलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की मानद उपाधि। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि आपको मिला सन 1982 में। अनेक अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए। यात्रा विश्व शांति सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में सन 1962 में सोवियत रूस की यात्रा। कृतियां, रचनाएं हंसते हैं, रोते हैं, भूत के पांव पीछे। अच्छा, इसीलिए सुना है कि जो चुड़ैलन होती है उसके पांव पीछे की तरफ होते, उल्टे पांव। तब की बात और थी जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, पाखंड का अध्यात्म। सुनो भाई साधु, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये सब आपकी रचनाएं हैं। सुनो भाई साधु। कभी जब रचनाओं से संबंधित या लेखक से संबंधित रचनाएं आ जाएं, मान लो आ जाए, सुनो भाई साधु किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल, कुछ भी आ सकता है। तो अब आपको याद रखना होगा कि हरिशंकर परसाई जी की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। गणतंत्र तो है लेकिन ठिठुरता हुआ, ठिठुरता समझते हो आप? सर्दियों में कैसे हम ठिठुर जाते हैं, है ना, कुछ कार्य करने की हमें इच्छा नहीं होती। तो गणतंत्र जहां प्रजातंत्र, जनता का राज है, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, फिर भी ठिठुरता हुआ है, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी कुछ करने की कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। शायद ऐसा ही कुछ वर्णन हो। निठल्ले की डायरी। निठल्ला किसे कहते हैं? निकम्मा, जो कर्म के प्रति पूरी तरह से लापरवाह हो। संपूर्ण रचनाएं परसाई रचनावली नाम से 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, मराठी, बंगला आदि में अनेक रचनाएं भाषांतरित। कौन कौन सी भाषा में एक बार फिर से देख लो? अंग्रेजी में, उर्दू में, मलयालम में, मराठी में, बंगला। भाषांतरित, अनुवाद, इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम, मराठी, बंगला और हिंदी तो है ही। क्या बात है। अब देखिए,
कि क्या बताया है इसमें। विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों का मौसम चल रहा है। एक विश्वविद्यालय में एक मंत्री का दीक्षांत भाषण मैंने भी सुना। भाषण ज्यों का त्यों यहां दे रहा हूं। लेख है, अब देखो, दीक्षांत भाषण जैसे कोई भी डिग्री प्राप्त करने के बाद जो भाषण दिया जाता है उसको दीक्षांत भाषण कहते हैं। तो हूबहू किसी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में एक दीक्षांत समारोह का मौसम चल रहा था और उस में एक मंत्री का दीक्षांत भाषण, जो कि वो बिल्कुल यथावत यहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया है, बिना कुछ हेर फेर के। ठीक है, बिना कुछ फेर बदल के। प्यारे विद्यार्थियों, इस समारोह में छात्रों से ज्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा। एक मंत्री का यह भाषण है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस समारोह में विद्यार्थियों से अधिक पुलिस को देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा, मेरा मन प्रसन्नचित हो उठा। देखिए, सिर्फ 20 वर्षों में हमने कितनी प्रगति कर ली। समझ में आई आपको बात कि यहां पुलिस की अधिक संख्या देखकर उनको लगता है हमने प्रगति कर ली। और देखते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं लेखक। दुनिया में बहुत पुराने विश्वविद्यालय होंगे, पर वहां भी एक छात्र के पीछे एक पुलिसमैन नहीं हो पाया। हमने कई सारे दुनिया में ऐसे विश्वविद्यालय देखे हैं जहां जितने विद्यार्थी हो उतने तो पुलिसमैन कभी नहीं रहते, लेकिन देखो यहां विद्यार्थियों से ज्यादा पुलिस है। हमारा देश प्रगति कर रहा है। शासन को तो इस प्रगति का श्रेय है ही, आप लोगों का भी कुछ श्रेय है। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूं जब आप लोगों में से हर एक के बाथरूम में एक सिपाही होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? रुको, अब यहां एक इतना भी ध्यान दे दो कि एक मंत्री का दीक्षांत भाषण है। विद्यार्थियों ने अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपना पूरा जो सेशन था, सत्र था, वो पूर्ण किया। अब यहां से उन्हें बाहर जाना है, अपने पैरों पर खड़े होने हैं। ठीक है, वहां पर एक मंत्री जी अपना भाषण दे रहे हैं और जहां पर मंत्री, कहते हैं जहां पर नेता या मंत्री खड़े हो जाएं, वो स्वयं की प्रशंसा के अलावा संभवतः कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है। बहुत कम नेता या राजनेता ऐसे होते हैं जो जनता के बारे में सच में वास्तविकता में कुछ ऐसे ख्याल रखते हैं जो उनके हित के हों। लेकिन यहां भी आप यही देख सकते हैं कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि आपकी हर एक व्यक्ति की बाथरूम में भी एक एक सिपाही हो। आप लोगों का भी कुछ श्रेय है। मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूं जब आप लोगों में से हर एक के बाथरूम में एक सिपाही होगा। इसका कहने का तात्पर्य कि कहीं कोई असुरक्षित नहीं होगा, हर जगह सिपाही तैनात होंगे। हमारा जो राज है वो इतना संबल हो गया है, हमारा देश इतना सशक्त हो गया कि हर जगह पुलिस तैनात रहेगी। तो हर जगह पुलिस तैनात होना संबलता का प्रतीक है क्या है, या पुलिस का ना होना सशक्त होने का प्रतीक है? जहां कोई पुलिस नहीं, जहां कोई पहरा नहीं, सब लोग आसानी से बड़े सुखमय जीवन व्यतीत करें, वो राज अच्छा, या जहां पुलिस ही पुलिस हो वो राज अच्छा? जहां बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के सभी लोग अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, सब अपने कार्य बिना ताले डले, सब अपने घर में सुरक्षित रहें, अपना जो भी संपत्ति है, जो भी वो, उसे किसी का भय ना हो, वो राज अच्छा? बिल्कुल वही राज अच्छा होगा। एक है ना बेटा सिमनापुर, जहां आपने सुना होगा, जहां शनि शिंगनापुर आपने सुना होगा, ऐसा ही कुछ एक नाम है ना, जहां पर आज भी लोगों के घरों में ताले नहीं डलते हैं और कोई किसी के घर में किसी भी तरह की चोरी या डकैती कुछ नहीं होती है। सबके घर बार यूं ही रामराज की तरह खुले रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी मतलब चमत्कारी की बात है। लेकिन यहां नेताजी कुछ और ही कह रहे हैं, मंत्री जी कुछ और ही कह रहे हैं। अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते रहे और दोनों ने प्रयत्न किए तो वो दिन दूर नहीं
जबकि उप कुलपति के आसन पर पुलिस थानेदार विराजमान होगा। आप इस दिशा में जो प्रगति कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। शासन इस दिशा में जो करता है वह आप जानते ही हैं। विश्वविद्यालय और पुलिस को निकट लाने के लिए शासन पूर्ण प्रयत्न करेगा। यह आश्वासन मैं इस पवित्र अवसर पर आपको देता हूं। प्यारे छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुल्ला हूटिंग करने लगे। इतने उतावले मत होइए। मैंने अपनी सुविधा के लिए भाषण में हूटिंग के उपयुक्त कई स्थल रखे हैं उन्हें आने दीजिए और तब मुख से हूटिंग कीजिए। हूटिंग मतलब हो अरे वाह 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 वाह, बीच बीच में नहीं कोई विस्लिंग कर रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, अरे वाह मंत्री जी, वाह मंत्री जी। अब यहाँ पर एक और बड़ा भ्रम रहता है, कंफ्यूजन रहता है जो मंच पर रहता है, जो वक्तव्य देता है या भाषण देता है। बीच बीच में यदि तालियां बजती हैं तो उसको लगता है मैं बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहा हूं। आपको भी पता होगा कि बीच में ताली बजने का एक और अर्थ होता है, वो ये कि बस भैया खत्म करो और विराजित हो जाओ, मत बोलो, अब नहीं पचा सकते हम, अब नहीं सह सकते हम, है ना। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूं। प्रश्न उठता है कि फिर मैं दीक्षांत भाषण के लिए क्यों बुलाया गया। भाई, ना तो मैं कोई विद्वान हूं, ना ही बहुत बड़ा कोई महापुरुष हूं, फिर भी मुझे दीक्षांत भाषण के लिए बुलाया गया। जवाब साफ है। मैं अगर इस बार भी ना बुलाया जाता तो ग्राउंड रुकवा देता। लो, खुद ही के मुंह खुद का कह दिया। यदि इस बार मुझे नहीं बुलाया जाता तो मैं ये सब रुकवा देता, इसलिए मुझे तो बुलाना ही पड़ा। तब आप लोगों का पढ़ना बंद हो जाता, आपका भविष्य अंधकारमय हो जाता। यही सोचकर मैं दीक्षांत भाषण देने आ गया हूं। आप लोग फिर शोरगुल करने लगे। और सुनिए, आप शायद हूटिंग के मूड में आ गए। हूटिंग मतलब मजाक उड़ाना, बीच बीच में शोरगुल करना, तरह तरह के व्यंग्यबाण करना, कई ताली हु हा हल्ला करना। ये मैं इसका बुरा नहीं मानता, इससे तो अभ्यास ही बढ़ता है। हमें आजकल हर जगह हूटिंग का सामना करना ही पड़ता है। तो कोई बात नहीं, यदि आप लोग मेरी हूटिंग कर रहे हैं तो मैं इसे भी अपना अनुभव ही मान रहा हूं, क्योंकि मुझे अन्य स्थलों पर जाकर भी तो भाषण देना है, वहां भी हूटिंग का सामना करना है। तो ये एक मेरे लिए अच्छा ही है। अनपढ़ जनता की हूटिंग से मैं ऊब उठा हूं। आप जैसे शिक्षित नवयुवक मुझे हूट कर रहे हैं, यह काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। अब मंत्री जी क्या कहते जा रहे हैं साथ साथ कि मैं जहां कहीं भी भाषण देने जाता हूं, अनपढ़ शिक्षित लोग भी मेरी हूटिंग करते हैं। तो इससे अच्छा तो यह है कि आप जैसे पढ़े लिखे नवयुवक मेरी हूटिंग कर रहे हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। मंत्री जी बिना कुछ सोचे समझे ये सब कह रहे थे और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने एज इट इज यथावत उनके इस भाषण को यहां शामिल किया है। फिर यह मेरे लिए गौरव की बात है कि इस वक्त जब मेरे साथी, दूसरे मंत्री, गवर्नर लोगों के द्वारा छूट हो रहे होंगे, मैं एक विश्वविद्यालय में हूट हो रहा हूं, इससे मेरा स्तर बढ़ता है। कुछ लोग जो मेरे मित्र होंगे वो कहीं गवर्नर लोगों के साथ इधर उधर घूम रहे होंगे, उनके साथ होंगे, लेकिन मैं यहां हूट हो रहा हूं, इससे तो मेरा रुतबा और भी बढ़ रहा है। शोरगुल, आवाज कशी और हूटिंग के मामले में मैं आप लोगों की क्षमता जानता हूं। मैंने कोयल से पूछा, बहन जी आप पेड़ों पर बैठी क्यों गाती हैं? मैंने कोयल से पूछा कि बहन जी आप पेड़ों पर बैठे क्यों गाती हैं? उसने कहा, पहले मैं शहर में गाती थी, पर विश्वविद्यालय के लड़कों ने हूट करके भगा दिया, इसीलिए पेड़ पर बैठकर गाना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूं कि मोर पहले यह स्टेज पर नृत्य करता था, पर आप लोगों ने कंकड़ मारकर उसे भी जंगल में भगा दिया, इसलिए ये सब हो रहा है। मैं जानता हूं कि मेरी जगह पर अगर बृहस्पति भी भाषण देते तो वे भी हूट कर दिए जाते। बृहस्पति आप जानते हैं, महागुरु, देवताओं के गुरु। आपके उपकुलपति उन्हें आमंत्रित करके देखें, मैं दावे से कहता हूं कि वे यहां आने से इनकार कर देंगे। यह तो मेरा ही कलेजा है जो बोले जा रहा हूं। मेरे साहस का कारण यह है कि मैं बृहस्पति की तरह ज्ञानी नहीं हूं।
ज्ञानी तो कायर होता है, ये भी कह दिया। अविद्या साहस की जननी है। आत्मविश्वास कई तरह का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, मगर मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। अच्छा, यदि बृहस्पति यहां होते तो संभवतः वो आपके समक्ष भाषण नहीं दे पाते या फिर यहां आने से ही इनकार कर देते। लेकिन देखो मेरा साहस। अच्छा, ये भी बता दिया उन्होंने कि आत्मविश्वास भी कई तरह का होता है। धन का, जिसके पास धन हो वो धन से आत्मविश्वास, बल का, शक्ति का, मगर मूर्खता का आत्मविश्वास तो सर्वोपरि होता है। जो मूर्ख होते हैं और वो अपनी बात पर ही अड़े रहते हैं कि दूसरों की सुनते ही नहीं है। कभी ऐसा देखा है आपने किसी को? कभी ऐसे व्यक्ति से आपका सामना हुआ है? मुझे बताइए प्लीज, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या कभी ऐसे व्यक्ति से आपका सामना हुआ है जो है गलत, 17 लोग उसको गलत कह रहे हैं फिर भी वो अपने आप को सही कह रहा है? 17 लोग, 17 मतलब कई अनगिनत लोग भी उस पर ब्लेम कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि भैया तू चुप रहे यार, ये सब नहीं है जैसा तू समझ रहा है। लेकिन नहीं, तुम लोग सबके सब गलत हो, मैं सही हूं। अब ऐसे व्यक्ति को भला कौन समझाएगा? उसका जो आत्मविश्वास है वो तो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। क्या किया जाए ऐसे में उसका? तो यहां पर मंत्री जी क्या कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि हम भी इसी श्रेणी में शामिल हैं। बताओ। अब आप मंच पर कंकड़ फेंकने लगे हैं। मैं इस कार्यक्रम की तुलना जब पश्चिम के ऐसे ही कार्यक्रम से करता हूं तो मेरा मन भर उठता है। पश्चिम समझ रहे हो ना, वेस्टर्न। तो पश्चिम में ऐसे मौके पर अंडे फेंके जाते हैं, कम से कम आप तो कंकड़ फेंक रहे हैं। पर हाय, भारत माता के इन लोगों को कंकड़ फेंकना पड़ता है, वे अंडे नहीं खरीद सकते। देश की आर्थिक दुर्दशा का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे होनहार नौजवान वक्त पर फेंकने के लिए अंडे नहीं खरीद सकते। पर मैं आपसे कहता हूं कि आप निराश मत होइए, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। हम पर भरोसा रखिए, हम देश का विकास कर रहे हैं। वो समय भी जरूर आएगा जब आप लोग अंडे खरीद कर फेंकते हुए नजर आएंगे। आप जल्दी ही अंडे फेंक सकेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने जीवन काल में आपसे नहीं तो आपके लड़कों से अपने ऊपर अंडे जरूर फेंकवाऊंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं। मंत्री जी कहे जा रहे हैं। इसके लिए चाहे मुझे 100 साल भी मंत्री क्यों ना रहना पड़े, लेकिन आर्थिक उन्नति तो करके रहूंगा। क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सिर्फ आप कंकड़ ही फेंक पा रहे हैं, अंडे नहीं खरीद सकते क्योंकि धन नहीं है। युवा मित्रों, आपने ताली बजाने का एक स्थल खो दिया। खैर, आगे ध्यान रखिए। मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ लड़कियों के पीछे खड़े होकर बकरे की बोली लगा रहे हैं। मैं जानता हूं अच्छी लड़कियां जानवर की बोली बोलने वाले युवक से ही प्रेम करती हैं। मेरा लड़का एक लड़की के पीछे कुत्ते की बोली बोलता था। वह इतनी मुग्ध हुई कि उससे प्रेम करने लगी। अब दोनों की शादी भी हो गई है। घर में मेरा लड़का भौंभों करता है तो बहू म्याऊं म्याऊं करती है। इससे परिवार का वातावरण सुखद रहता है। नेताजी कहे जा रहे हैं और लेखक ने उनके भाषण को यथावत यहाँ पर दीक्षांत समारोह जो होता है उसके भाषण को यहाँ यथावत छापा है, कोई फेरबदल नहीं किया। युवकों, देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं। देश का भविष्य आपको ही बनाना है। आप पूछेंगे वर्तमान का क्या होगा? वर्तमान की चिंता आप ना करें। वर्तमान को तो हम बिगाड़ रहे हैं, यह आपके प्रति हमारा दायित्व है। यदि हम आज ना बिगाड़ेंगे तो कल आपके लिए कुछ काम नहीं रह जाएगा। तब आप निठल्ले हो जाएंगे और यह देश पतन के गर्त में गिर जाएगा। इसलिए
हम वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं ताकि आप भविष्य में इसको सुधार सकोगे, तब तो कुछ काम मिलेगा। यदि सब कुछ बिल्कुल सही सलामत रहा तो आप तो निठल्ले ही हो जाओगे, कुछ ही नहीं कर पाओगे। इतनी पढ़ाई लिखाई कहां जाएगी, तो कुछ तो काम चाहिए ना। इसलिए आप युवक हैं, क्रांतिकारी हैं, कुछ नया परिवर्तन लाने वाले हैं। मैं आपके क्रांतिकारी आंदोलनों को बड़े ध्यान से देख रहा हूं। जब आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं तब मुझे बड़ी खुशी होती है। जब तक आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि इन्हीं के खिलाफ आंदोलन करते रहें। जिस दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे, उस दिन हम उखड़ जाएंगे। आप बस छोटे मोटे आंदोलन करते रहिए। इसलिए आप सच्चे क्रांतिकारी बने। सच्चा क्रांतिकारी कंडक्टर, गेट कीपर, चपरासी वगैरह के लिए ही संघर्ष करता है। बस अब मैं आपको संदेश देता हूं, हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ लेना चाहिए और उसके लिए हर कर्तव्य करना चाहिए। मैंने समझ लिया कि मेरा जीवन का सत्य मंत्री बनना है, इसलिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। मेरा दूसरा संदेश यह है कि आप लोग राजनीति में भाग ना लें। अब मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं, अगर आप राजनीति में भाग लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए, हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आप लोग चरित्रवान बने। कहने का तात्पर्य कि क्या राजनीति वाले चरित्रहीन होते हैं? अगर आप चरित्रवान ना बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा, और हमारी अब चरित्रवान बनने की उम्र नहीं है। आपको राजनीति में नहीं आना है क्योंकि हम लोग हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग चरित्रवान बने। यदि आप लोग चरित्रवान नहीं बनेंगे तो हमें चरित्रवान बनना पड़ेगा, और अब हमारी उम्र नहीं है कि हम चरित्रवान बने। आप त्यागी बने, आप ईमानदार बने। आपके ईमानदार बन जाने से हम ईमानदार बनने से बच जाएंगे। देख रहे हो बेटा, क्या कहा जा रहा है कि आप ईमानदार बने, क्योंकि आपके ईमानदार बनने से हम बच जाएंगे, नहीं तो हमें ढलती उम्र में ईमानदार बनना पड़ेगा। इसमें कितना क्लेश होता है, इसे आप कच्ची उम्र के लड़के नहीं समझ सकते। मेरी इच्छा है कि आप देश के सच्चे सपूत बने। फिर लोगों की, फिर जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, नवयुवक हैं, उन्होंने हूटिंग उड़ाई होगी, अवश्य तालियां बजाई होंगी, तरह तरह की आवाजें निकाली होंगी। अगर आप नहीं बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा। हमारे सच्चे सपूत बनने की अब उम्र नहीं रही। तरुण मित्रों, देश को आपका ही भरोसा है। तरुण मतलब नवयुवक। आप पर देश भरोसा नहीं करेगा तो उसे फिर हम पर ही भरोसा करना होगा, और यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। साफ साफ बताया जा रहा है कि राजनीति क्या है। राजनीति को लोग, जो सामान्य लोग या एवरेज लोग या कहें कि सामान्य वर्ग उसको बुरा मानता है, उसके पीछे क्या कारण है, यह सब कुछ दिख रहा है। तरुण मित्रों, आपको यह विदित ही है कि समारोह में मुझे भी आपके साथ कानून की डायरेक्टरेट बिना किसी इम्तिहान के पास किए ससम्मान मिल रहा है। यह बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि जो परीक्षा पास ना करे उसे सम्मान पूर्वक डिग्री मिल जाए। अब समझ में आई बात कि नेता या राजनीति में पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े हैं या अनपढ़ हैं, बस नाम लिखना आता है, हस्ताक्षर करने आते हैं, अंगूठा तो नहीं लगाते हैं। कभी कभी तो थोड़ा सा और हम पीछे चलते हैं, अतीत में चलते हैं, अंगूठा टेक भी राजनीति में आ जाते थे। जो परीक्षा पास ना कर सके करें, उसे सम्मान पूर्वक जो डिग्री मिल जाती है वो हम ही लोग तो हैं। ये मंत्री जी ने स्वयं कहा। आज मैं भी आपकी तरह छात्र हो गया हूं। मेरे मन में छात्र जीवन की सुखद स्मृतियां जाग उठी हैं। किसी कवि ने कहा है कि आह, छात्र जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। डॉक्टर बनने की इच्छा मेरी बचपन से ही थी, पर अक्ल ने साथ नहीं दिया। अक्ल का पेच ढीला था।
यह इच्छा आज पूरी हो रही है। मैं जानता हूं कि यदि मैं मंत्री ना होता तो कानूनी डॉक्टर क्या, कंपाउंडर भी मुझे कोई ना बनाता। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से उनका जो भाषण था वो समाप्त हुआ। दीक्षांत समारोह में एक मंत्री जी का भाषण। तो प्यारे बच्चों, हरिशंकर परसाई जी ने इस दीक्षांत समारोह के इस भाषण के माध्यम से क्या कहना चाहा है कि राजनीति को क्यों लोग भ्रष्ट मानते हैं और राजनीति में जो भी कदम रखता है उसको भी लोग भ्रष्ट मानने लगते हैं, भले ही वो कोई सही भी हो। क्योंकि ऐसा होता है कि हर क्षेत्र में अच्छे व्यक्ति भी शामिल होते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई को कुछ ऐसे लोग टिकने नहीं देते, उनको ही टिकने नहीं देते। चाहे जैसे पुलिस हो या राजनीति, उसमें देखते हैं ना, मूवीज में भी देखा है, फिल्मों में भी देखा है कि कोई यदि अच्छा खासा कोई पुलिस अफसर आ जाए तो उसको वहां के लोग नहीं टिकने देते। तो ये रहा आपका दीक्षांत समारोह का भाषण। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसी पाठ के प्रश्नोत्तर। चल, थैंक यू सो मच, बाय।